मैम वो 12th के स्टूडेंट है। क्या बेटा? कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सिर्फ थ्योरी करेंगे, एज दिस इज द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर। आप लोगों ने बोला था कि आपका एनएलएम को वन शॉट करा दें एक बार थ्योरी का। तो देखो, वैसे ना इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पे ज्यादा चीजें हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइक वी शुड एंड द लेक्चर राइट नाउ। द पॉइंट इज कि आप ऑलरेडी पीवाईक्यू सेशन एक कर चुके हो। अगर आपने नहीं करा है बाकी बच्चों ने, तो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ। उसमें हमने आई गेस 17-18 क्वेश्चन कुछ डिस्कस करे हैं, उसने क्वेश्चन ऐड किए हैं, एक दो क्वेश्चन होमवर्क है, और बाकी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो एक अच्छा खासा डिस्कशन, एक अच्छा खासा मतलब क्वालिटेटिव डिस्कशन है वो। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नीट का सिलेबस देख लेते हैं, और उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होल्ड करे हुए है। ठीक है, इट इज दिस लॉज ऑफ मोशन। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, फोर्स एंड इनर्शिया, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। फिर हम बात करेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक तो देखो सिंपल मोशन के बारे में ही है, जो कि लॉस के बारे में, बेसिकली आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक। तो मैं सही बताऊं तो इतने में तो कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, जो हमारी मेन चीज है वो आती है क्वेश्चन वाइज। अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन वाइज बोला जाए तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी पिछले सेशन में देखे भी हैं। ठीक है, आप लोग उधर से एक बार चेक करिएगा, मेरे को बताना। फिर बात आती है कॉन्करेंट फोर्सेस की। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का बेसिकली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने आने चाहिए, तो वही हमारा आज का डिस्कशन भी रहेगा। देन वी हैव स्टैटिक एंड बेसिकली फ्रिक्शन है हमारे पास पढ़ने को। ठीक है, फ्रिक्शन के बाद हमारे पास बचता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन तो आपने मेरे साथ पढ़ा है, राइट? सर्कुलर गुड मोशन तो इवनिंग। मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये तो अपन आज इंक्लूड, गुड इवनिंग बेटा, इसको तो आज हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। ठीक है, मैम तो बहुत, का लेक्चर देख लिया था। हाँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर होगा भी नहीं, एक नॉर्मल सा छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा। इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। शायद हम लोगों ने बीच से कोर्स अपना एक सेशन स्टार्ट किया था, तो आज अगर क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा फील करके चलते हैं कि व्हाट इफ अगर हम फर्स्ट सेशन मिले होते। तो अगर हम फर्स्ट सेशन मिलते तो मैं आपको बताती कि फिजिक्स क्या है, राइट? मतलब इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। और जब अगर किसी बच्चे को फिजिक्स का रियल में फील आता है ना, तो उसको वो टफ लगती ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो आपको नेचर का एक्सपोजर देता है, राइट? ये नेचर के बारे में बात करता है। इसका स्कोप, इसकी रेंज से ज्यादा बड़ी रेंज किसी सब्जेक्ट की नहीं है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई सब्जेक्ट, बट इट्स द रियलिटी। ठीक है, ये रियलिटी है, और मैं ऐसे भी नहीं बोल रही। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ विद डेटा। आप एक बात बताओ, जितना मास यूनिवर्स का हमको पता है, जितना हम यूनिवर्स एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसका मास लगभग लगभग 10 की पावर 30 kg है। ठीक है, हम यूनिवर्स की बात इस चैप्टर में करते हैं जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो, राइट? हम हेवनली बॉडीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, चाहे सरफेस पर ही सही, बट वी विल डू, वी एक्चुअली डिड इट। द अदर थिंग इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, राइट? इसका मास 10 की पावर -31 kg कुछ होता है, राइट? आप देख रहे हो ये रेंज कितना बड़ा है। दिस रेंज इज फिजिक्स, 10 की पावर 30 kg से 10 की पावर -31 kg तक। इतना वाइडर रेंज है आपका फिजिक्स में। समझ रहे हो, फील कर रहे हो उस चीज को? यस मैम। या द अदर थिंग इज कि आपको कभी ना जैसे कि मैंने अभी आपको सैटेलाइट वगैरह का मोशन बताया था, ग्रेविटी में चीजें बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी होती है, राइट? तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस का x/2 होगा, और आपके पास टोटल एनर्जी माइनस का x/2 आता है। इसमें बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है gm1m2/r² करके, राइट? यस मैम। होती है। सेम यही पैटर्न, ये जो आपने प्लैनेट्स के लिए पढ़ा, ये जो आपने सैटेलाइट्स के लिए पढ़ा, सेम यही डिस्ट्रीब्यूशन या सेम यही मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है।
इलेक्ट्रॉन की जब आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालोगे ना, तो वो इसी तरीके से आती है। अगेन, आप कितनी दो डिफरेंट बॉडीज की मोशन को कंपेयर करके पढ़ सकते हो, ये प्रिविलेज आपको फिजिक्स देता है। तो फॉर मी फिजिक्स इतना वाइडर टॉपिक है ना कि अगर एक बार फील कर लो तो पढ़ने का मजा ही अलग लेवल पर आता है इसको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताना होता, अगर हम मिलते फर्स्ट पॉइंट पे, हमारा सारा चल रहा है व्हाट इफ, कि फिजिक्स की ना बहुत सारी ब्रांचेस है। ठीक है, लाइक अगर आप कभी, वैसे मतलब मैंने तो फिजिक्स ऑनर्स किया तो मेरे को तो बहुत अच्छे से वो सारी ब्रांचेस डील करने का मौका मिला कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स को भी एक्सप्लोर किया, मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी एक्सप्लोर करी, क्लासिकल मैकेनिक्स भी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी, देयर सो मेनी ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ना ब्रांचेस, एक बार उनको देखते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, जो आपकी 11th में अभी शुरू हो गया है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अपने चैप्टर 3 से लेके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, सब पढ़ते 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 आप पहुंचते हो चैप्टर 9, 10 पर, विच इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, राइट। यस मैम। ये सब कुछ मैकेनिक्स है, इतना पूरा लंबा ब्रांच। मैम इसके बाद पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन तो मेरे को पूरा एक ही ब्रांच लगती है अलग मैकेनिक्स की। यानी वो सब मैकेनिक्स है। और वेव्स और ऑसिलेशन में तो बेसिकली आपके यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा जर्नल सा टॉपिक है, बाकी सब कुछ ना मैकेनिक्स है। इसके अलावा जो आपको फिजिक्स में 11th क्लास में ही एक्सप्लोर करने मिलता है, उसे बोलते हैं थर्मल फिजिक्स। ठीक है, जो अभी हमारा रहता है एक्सप्लोर करने को। हमारा मैकेनिक्स पूरा हो गया है, इसलिए एक साथ इसको पूरा कर लिया। थर्मल फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। फिर आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स एंड देन केटीजी। तो ये 3 चैप्टर आपके थर्मल फिजिक्स में आते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने 2 ब्रांच फिजिक्स की एक्सप्लोर करी है। जैसे ही आप एंटर करोगे 12th में, ठीक है, अच्छा होगा अगर हम लोग साथ रहे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे साथ में इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये आपके 2 चैप्टर लेके जाएगा। फिर आगे मतलब ऐसे ऐसे खुलते जाते हैं। फिर मैग्नेटोस्टैट्स आता है, समझ रहे हो। फिर हम इसके बाद इसमें 3rd ब्रांच पढ़ेंगे। क्या बेटा? हम 12th की फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15 ही है, मतलब जैसे 14 इसमें, उधर भी उतना ही है, सेम। मैम आप क्यों नहीं कराओगे 12th में? अरे भैया, अगर बोला अगेन, अगर ऐसा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। फिर इसके बाद इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है, व्हिच आई रियली लाइक, एंड दैट इज ऑप्टिक्स। मुझे ऑप्टिक्स बहुत ही पसंद है। फिर ऑप्टिक्स के बाद इसमें मॉडर्न फिजिक्स भी आएगी आपके पास। मतलब सबसे हार्ड है? नहीं नहीं, इजी है भाई, इजी है। और फिर एक आती है लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली आपको फिजिक्स की काफी सारी ब्रांचेस डील करने मिलते हैं 12th में। ठीक है, तो कोशिश करना कि जब इसको पढ़ो तो वाला चार्ट ध्यान में रखना कि लाइक बहुत मजा आएगा तुमको। एक चैप्टर का नेचर दिखाई देगा, एक चैप्टर का फ्लो, एक पैटर्न दिखाई देगा। खैर, इस वाइडर डिस्कशन से वापस से हम थोड़ा सा ना कॉन्केव वाला सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वापस फोकस करते हैं मैकेनिक्स पर। मैकेनिक्स को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल सी बात है। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है। ठीक है, एक होती है काइनेमैटिक्स और एक होती है आपके पास डायनेमिक्स, राइट। हमें बीच वाली ब्रांच से डर लगता है। अरे नहीं, ये होता है जब आप रेस्ट वाला पोजीशन में आते हो। रेस्ट वाला पोजीशन इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनते, बनते हैं, बट बहुत ज्यादा डिस्कशन का फोकस नहीं होता है, ठीक है, कंसर्न नहीं होता है। काइनेमैटिक्स में होता है व्हेन वी स्टडी द मोशन। बहुत मन है मेरा आपको लोगों को ये पढ़ाने का। जब हम, जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है। मैम आप किस पे पॉइंट आउट करना चाहते हो? नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो लेट्स से कि हमारे पास देखेंगे। एग्जैक्टली, सब बैठ के देखेंगे किसी एक के अलावा। तो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमें अगर सोचो एक बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है, तो क्यों ही हम जाके इतना बड़ा इंच टेप वगैरह लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 करेंगे, उसको गिरा देंगे।
जब कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखोगे, आप फिर मेजर कर लो कि भाई वो किस वेलोसिटी से गिरा है, बाय समहाउ, और मैम उस ठीक है, ऑब्जेक्ट अंदाजा लगा नहीं लेंगे। करेंगे क्या बेटा? मैम, उस ऑब्जेक्ट का हमें वेट मेजर नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उसी को जरूरत है फिलहाल, जस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, मैम तो हैवी ये सब चीज हो गया लाइट ऑब्जेक्ट। एक कुछ भी हो सकता है। वैसे तो डिफरेंट चीजें वेरी करते हैं, कई बार इंसान क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन वेट को भी करा सकता है, नॉर्मल प्लास्टिक बॉल किसी के साथ भी कर सकता है, दैट्स नॉट अ कंसर्न। द मेन थिंग इज कि आप बिना कुछ मूव किए, बिना कुछ करे, आप सिर्फ पेन पेपर से वो हाइट तार की मेजर कर सकते हो, दैट इज काइनेमेटिक्स फॉर यू, ठीक है। दे कुड बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फिर बात आती है, कट टू दिस पॉइंट, डायनेमिक्स। मैंने आपको बोला था कि डायनेमिक्स आपसे पूछेगा, वो डिस्कस करेगा कॉज ऑफ द मोशन, वो कहेगा कि मोशन तो किसी चीज का इफेक्ट है, वो चीज क्या है, इट मींस इट इज कंसर्न विद द फोर्स, राइट, इट विल टॉक अबाउट द फोर्स। सो लेट्स कम टू द फोर्स। जैसे कि मैं हमेशा आपको बहुत ही प्यारे मन से बताती हूँ कि फोर्स के एग्जाम्पल, फोर्स के इफेक्ट आप 2-3 जगह दे सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दो, अगर किसी का साइज चेंज कर दो, अगर आप किसी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दो, ठीक है, तो मतलब कि वहां पर जो भी वो कॉज हुआ है इसके पीछे, दैट इज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मतलब पुराने जमाने में अगर हम कभी मिले होते, जब बच्चों को नहीं मार सकते ऐसा वाला कानून पास नहीं हुआ होता, और जब हम लोग मिले होते और आप लोग गलतियां कर रहे होते, तो व्हाट वुड आई डू? आई वुड हैव सम काइंड ऑफ स्केल और समथिंग ना, आई विल हिट यू। मतलब मैं नहीं करती, मुझे तो पसंद है नहीं, कानून वगैरह हो ना हो वो भी, मैं तो बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। बट व्हाट इफ देयर इज देयर वुड बी सम टीचर, देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और वो ऐसे कुछ करते, तो वो टीचर क्या करते, स्केल से मार रहा होता, जैसे कि हम लोग पिटे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे ट्यूशन वाले भैया ट्यूशन वाले रजिस्टर से ही मारते थे, और मैंने होशियारी में गत्ते का रजिस्टर खरीदा हुआ था, बहुत मजा आता था। सो बेसिकली तो क्या होता था कि जब आप उसे मारोगे, आप फोर्स लगा रहे हो, कई बार उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता था, टूट जाता था, कुछ है चीजें हो जाती थी, कई बार मुड़ जाता था तो साइज चेंज हो जाता था। और जैसे कि बच्चे का नॉर्मल गाल ऐसे रखा हुआ है, किसी ने मार दिया तो गाल इधर हो गया डायरेक्ट समझ रहे हो, चीजें चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स। कितना वायलेंट लेक्चर लग रहा है ये लेकिन ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, आपने उसको प्रेस कर दिया, आपने उसका शेप साइज चेंज कर दिया, आप किसी बॉल को फेंक रहे थे, बीच में मैंने कहीं फोर्स लगा दिया, वो बॉल किसी और डायरेक्शन में चली गई, आपने कहीं और भेजा था, मैंने कहीं और भेज दिया, सो ऑल ऑफ दैट इज ड्यू टू द फोर्स, राइट। सो दैट एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच हैज पावर टू चेंज द शेप, साइज और डायरेक्शन ऑफ मोशन, वी कॉल दैट एज फोर्स, राइट। यस मैम। ओके, हाँ जी कोमल। मैम जो आपने पीवाईक्यूज वाला पीडीएफ करवाया था ना, वो सेंड कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि मैम वो लिंक मेरा वर्क नहीं कर रहा। आप ना एक काम, आपने गूगल शीट डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर से? यस मैम। उसके बाद भी नहीं करा, बिकॉज दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि वो खुद एक गूगल शीट है। मैम वो शीट डाउनलोड करने के बाद से ही काम नहीं कर रहा मुझे नहीं नहीं, ये। शीट डाउनलोड मत करो ना, गूगल शीट डाउनलोड करने के बाद से काम नहीं कर रहा, बट जब भाई क्रोम पे डालो वो पक्का वर्क करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने चेंजेस कर दिए, मैंने एक नया टैब बना दिया, नए लेक्चर वगैरह ऐड कर दिया, तो कई बार वो लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है, बस उतना ले सकता है, वैसे नहीं होगा। देखो, फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल फोर्स और एक होती है एक्सटर्नल फोर्स। मतलब दो टाइप की मैं बोल रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व है। अगर आप पार्टिकल्स की बेसिस को चेंज कर दोगे, क्लासिफिकेशन का बेसिस चेंज कर दोगे, यू विल हैव नंबर ऑफ फोर्सेस देन। हाँ जी प्रीति, आपको कौन सा वाला पूछना है, एक बार बताओगे बेटा? आप माइक ऑन करके बता दिया करो प्रीति। मैम जो आप फोर्थ वाला बता रहे थे बस वही। मतलब आपको ये समझ में आया कि फोर्स क्या है, आपको फोर्स के बारे में जानना है, और समझ में आ गया? यस मैम। चलिए बढ़िया। फिर सो लेट्स टॉक अबाउट, हाँ मैंने आपसे बोला कि अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज कर दोगे, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पता है, लोगों का मन ही ये था कि वो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स कर दें तो बहुत बढ़िया मतलब मजा आ जाए, बट हो नहीं पाया।
मतलब लोग कोशिश करते रहते हैं। यूनिफिकेशन की थ्योरी भी थी जिसपे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो भी मतलब नहीं है फिलहाल। जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंग साहब की थी, तो चीजें अधूरी रह गई, काम अधूरे रह गए, ठीक है, बट लोग कोशिश करते हैं। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हो, हाँ बेटा हम एक बार दोबारा बताना कौन से थ्योरी के ऊपर? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। देखो द टॉपिक इसके आप यूनिफाई कर पाओ चीजों को। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हो बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबको, तो वहां पर ना मैक्सवेल साहब ने कोशिश की थी यूनिफाई करने की, एंड ही डिड, ठीक है। उन्होंने 4 इक्वेशन में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर दिया था। ऑल्दो वो 4 इक्वेशन उनकी खुद की नहीं थी, उन्होंने बात कहा भी था, बट ही इज द वन हु फर्स्ट पुट देम इन अ फ्रेम टुगेदर। ऐसे ही फोर्सेस को भी यूनिफाई करने की बहुत कोशिश की गई कि बहुत वेरिएबल फोर्सेस ना पड़ जाए, कि कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, की सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, इस टाइप की बहुत सारी फोर्सेस ना पड़ी जाए, कोई उन इतनी सारी फोर्सेस को एक जगह लिया हो। तो इसे बोलते हैं यूनिफिकेशन। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अगर आपको कभी वक्त मिले तो एनसीईआरटी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको पढ़ना, तो यू विल गेट दीज लाइंस। इवन मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई थी, बिकॉज आई तो लव फिजिक्स। अगर मैं आपको बताती हूँ, ये ना एनसीईआरटी के, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनसीईआरटी के पेज 2 पर है। तो उसमें है कि जो प्रिंसिपल का बेसिक थ्रस्ट है ना, वो 2 कामों पे है। एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शन, कि आप कितना मतलब उसको यूनिफाई कर पाओ और कितनी चीजों को रिडक्शन में ला पाओ। मतलब कि लाइक 1000 चीजें नहीं पढ़नी है, 1000 को अगर 10 में ला पाओ तो वो फिजिक्स है। ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल है। अगर वक्त हो तो पढ़ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मैम जैसे कि उनकी इनकम्प्लीट थ्योरी को कोई और फिजिशियन कंप्लीट कर देता? इंतजार है एक का, टी से नाम शुरू होता है, ए पे नाम खत्म होता है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस जिनमें इंटरनल पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस वो जो बाहर से आप लगाते हो, जैसे इनके नेम बता रहे हैं। फिर कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती है। आपको नेचुरल फोर्सेस के बारे में पता होगा, जो बेसिक 4 फोर्सेस है, राइट। so there are a lot of forces, but again that is not a concern right now. हम सिर्फ उन फोर्सेस की बात करेंगे जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है। we will deal with these forces. अब देखो, सबसे पहली फोर्स जो आप पढ़ोगे बेटा, वो होगी आपकी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसमें हम वेट को स्टडी करते हैं ना, बोलते हैं mg वाला फोर्स, राइट। वी विल डील विद ऑल दीज फोर्सेस। सेकेंड फोर्स आप पढ़ोगे टेंशन की फोर्स। थर्ड फोर्स जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास किसका, नॉर्मल का, राइट। फोर्थ फोर्स जो हम लोगों के साथ रहने वाली है, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स रहेगी, स्प्रिंग फोर्स रहेगी, ठीक है। इस तरीके की ये बेसिक 5 फोर्सेस हैं जो हमारा टॉपिक रहेंगी डिस्कशन का, ठीक है। तो अगर आप ये सारी फोर्सेस को डील कर पाते हो इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर आपका है। और चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा क्योंकि पिछले कई समय से तो ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे गए थे, एक बार स्किप भी कर दिया गया था, बट लास्ट ईयर इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कोई चैप्टर 16 मार्क्स आपके सामने लाके रख दे रहा है, तो वो चैप्टर ऐसा है जिसको आपको सबसे पहले डील करना चाहिए। और ये जो मैकेनिक्स के चैप्टर्स है ना, इनकी खूबसूरती है कि अगर आपने 5th चैप्टर कर लिया, आपको 4th 3rd करने की जरूरत नहीं है। आपने 7th कर लिया तो 5th और 7th कर लो, 7th तक का सारा पार्ट खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत वर्क और एनर्जी में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह यूज करनी पड़ती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये एक प्रिविलेज आपके पास रहती है मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज दैट फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट। जैसे कि कोई बच्चा नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो छत पर खड़ा है, गिरा दिया गया है, तो वो जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, दैट फोर्स इज mg, ओके। यस मैम। यस मैम। जैसे कि वेइंग मशीन पे जब कभी कोई खड़ा होता है, तो वो जो वेट आता है वो हम mg बोल देते हैं, बट अभी आप पढ़ोगे कि दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, ठीक है। हम इसलिए बात करेंगे उसके बारे में। फिर आती है टेंशन की फोर्स। यूजुअली इसमें हम रोप वगैरह यूज करते हैं, और बड़ी सिंपल सी इसकी डायरेक्शन होती है। ये कहती है
कि आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका टेंशन का डायरेक्शन निकालना है तो वो जो भी पॉइंट है उससे अवे टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा पर ठीक है, अभी हम डायग्राम्स देखेंगे, एक दो बातें करेंगे तब समझ में आएगा। नॉर्मल फोर्स होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सोचो कि आप लोग हो, ठीक है, थोड़ा मेरे अंदर ज्यादा पावर्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ज्यादा पावर्स है, आप में से किसी एक बच्चे को मैं ऐसे यहाँ पे पकड़ रखा है ना, हाथ पे रख रखा है आराम से, चलो मैं छोड़ो कोई भी चीज है, बच्चा ही क्यों पकड़ना हर बार, बेकार में मैं हाइट पे जाके बच्चे तक आ जाती हूँ। तो लेट्स से आप ही लोग हो और आपने फिजिक्स की कोई बुक पकड़ रखी है ऐसे एक हाइट पर, एक ना ऊंचाई पे पकड़ी है, क्यों नहीं कर रही? मैंने अभी कहा था कि बच्चों को नहीं एग्जाम्पल में यूज करते। मैम नहीं, फिजिक्स की बुक ली ऐसे फेंक दी। अब आप लोग समझ गए, कभी हेड ऑन कोलिजन होगा तो किसका एग्जाम्पल आएगा? हेडशॉट। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने ऑब्जेक्ट को रखा, बट वो स्टिल अभी गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगा रखी है आपने, क्योंकि अर्थ तो अभी भी नीचे अट्रैक्ट कर रही होगी, बट स्टिल आप वो नहीं मूव कर रहा, क्योंकि आपके हाथ ने उसको कांटेक्ट जो दिया हुआ है उसने फोर्स लगाया हुआ है। तो ठीक है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। दैट्स व्हाई यू राइट n इज इक्वल्स टू mg। ठीक बेटा सृष्टि, आप देखो वो बच्ची अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, सॉरी मैम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके बारे में मुझे आपसे 2-3 डिस्कशन करना है एक आइडियल स्प्रिंग को लेकर। फिर बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बड़ी मजेदार फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स की कमी की वजह से ही कोई स्लिप कर सकता है, जैसे कि कोई चल रहा हो और साइड में से कोई छुप के उधर पानी तेल वगैरह कुछ डाल दे, फिर ऐसे धूमते हो जाए, समझ रहे हो? So that is friction. Friction is basically a force which always comes into the picture whenever there is a relative motion. Make sure that you hear this word, relative motion. ठीक है, relative motion. जब भी कभी relative motion होगा, ये कभी motion को अपोज नहीं करता, ये दो सरफेस के बीच हो रहे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जिसमें एक सरफेस कहता है कि तुम आगे क्यों जा रहे हो, पीछे जाओ, दूसरा सरफेस बोलता है तुम पीछे क्यों रह जा रहे हो, आगे आओ। समझ रहे हो? दैट इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज। मैम सरफेस भी बोलता है। यस, और जब सरफेस बोलता है तब बच्चा फिसलता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक ग्रेविटेशन तो क्लियर है, ग्रेविटेशन को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस बिल्डिंग से एक बार आपने बाहर निकाल दिया, फिर नीचे आओगे तो वो फोर्स क्या होगी जो आपको नीचे लाएगी? दैट इज mg। ओके, समझे? थोड़ा सा इसको कर देते हैं। मैम नाम भी लिखना। ओके बेटा, ये mg और वो ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, इसलिए वो बच्चा रोता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसका नाम है मिस्टर छोड़ो इंडियन। नहीं, इसका नाम है मिस ची। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में मैं आपसे ये कह रही थी कि हमेशा ध्यान रखना कि ये किसी भी पॉइंट पे, आप जिस भी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हो उसके अवे लगेगा हमेशा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये इस तरीके से एक रोप है, रोप पे आपने कुछ भी बॉब वगैरह कुछ भी लटका रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी बेटा इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। आप अगर इस मास के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो टेंशन ऐसे आएगा। अगर आप इस छत के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो इस पॉइंट से टेंशन ऐसे जाएगा। जहां आप हो, जिस बॉडी पर आप टेंशन किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो, हमेशा उससे अवे जाएगा। समझे क्या? थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। यही फोर्सेस इंपॉर्टेंट है और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में बताने को।
जैसे कि ये एक एम ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैंने 2 रस्सियों से इसको लटकाया हुआ है। मैंने आपसे कहा कि बेटा फोर्स इस पे टेंशन बताओ, तो मैंने मास पे कहा, तो पहले जाके मास पे बैठ जाओ, जिस बॉडी पे मैं बोल रही हूँ ना उस पे जाकर बैठ जाओ। और अब मैंने कहा कि इस पॉइंट पे बताओ, तो यहां से बैठ के ये बोल दो टेंशन रस्सी की तरफ। यहां जाके पूछू तो यहां से इधर बोल देना रस्सी की तरफ। फिर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक काम करो, तुम छत पे से बताओ, तो छत पे अगेन इस पॉइंट पे जाओगे तो ये हो जाएंगी टेंशन फोर्सेस। समझ रहे हो? यस मैम। जिसकी बॉडी की टेंशन पूछी जाए उस पे जाके बैठ जाओ। दक्ष बेटा, मैंने आपको बताया कि मुझे सभी बच्चे बहुत पसंद हैं, कोई ऐसी लिस्ट लिस्ट थोड़ी बनाते हैं बच्चों के लिस्ट। मैम बेटा तनिष्का को ज्यादा ही पसंद है। सब सब ऐसे था नहीं, मुझे सब पसंद है। तो आप सभी समझ लो कि मैम सच में फ्रिक्शन, यस बेटा यस। सृष्टि, आई रियली लाइक यू द मोस्ट। गॉट इट? चलिए, अब इसके बाद आ जाइए स्प्रिंग फोर्स पे। अभी जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स आई है ना, स्प्रिंग फोर्स के लिए आपको सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वी विल टॉक अबाउट आइडियल स्प्रिंग इन 99% ऑफ द केसेस। ठीक है, आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग वो स्प्रिंग होती है जो मासलेस होती है। ठीक है, ऑल दो इस बात से अभी जो मैं अगली बात बोलने वाली हूँ उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट फिर भी बोल देते हैं कि कांस्टेंट पिच होती है इसकी। आई होप आपने स्क्रू गॉश वगैरह मेरे साथ पढ़ा है। स्क्रू गॉश का पढ़ा है आपने कभी? मैम करा तो है एक्सपेरिमेंट स्कूल में। तो अगर यस आपको वक्त मिले अपने बिजी रूटीन से, तो 1-2 रील्स छोड़कर, ठीक है, जो कि 1-1 घंटे में तब्दील हो जाती हैं, उन्हें छोड़कर आप एक बार ना, बस एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशन के लास्ट के 2 लेक्चर देखना, जो मेरी शीट पर, आपकी शीट पर, बिटली शीट पर होंगे ना, उसमें लास्ट में सेकंड लास्ट लेक्चर वर्नियर कैलिपर है और बिल्कुल लास्ट लेक्चर स्क्रू गॉश है। इतने बढ़िया लेक्चर है ना वो, लाइक इतनी मस्त डिटेल देंगे आपको उन 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आपका है। मैम हमने समझे? प्रैक्टिकल कर रहा है उन दोनों का। मैम हमने भी। अगर प्रैक्टिकल कर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर लेना, और अगर फिर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आ जाना थ्योरी पे। ओके मैम। ठीक है, तो कांस्टेंट पिच होनी चाहिए, एक बात तो ये हो गई इस पर। और क्या होना चाहिए? आपको इसकी नेचुरल लेंथ पता है? वैसे आपने मेरे साथ ऑसिलेशन करा है तो आपको नेचुरल लेंथ के बारे में पता होगा। वो लेंथ जिस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, सब नॉर्मल है। इसका एक स्टिफ कांस्टेंट होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट, और इसमें होती है रिस्टोरिंग फोर्स। इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, आइदर यू आर elongating it or compressing it, it will always show a tendency to regain its original position. That's why आपको हमेशा एक नेगेटिव साइन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी, एंड दिस वुड बी योर स्प्रिंग कांस्टेंट। इज दैट नाइस? यस यस मैम। और आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि जहां पर आपके पास आइडियल स्प्रिंग हो, मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, वहां पे स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगा देना। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्प्रिंग जो है बच्चों को डराती है। ठीक है, तो स्प्रिंग हटा के क्वेश्चन में स्ट्रिंग लगा देना, पूरा क्वेश्चन स्ट्रिंग के हिसाब से सॉल्व कर देना। बस ध्यान रखना, टेंशन की जगह स्प्रिंग की फोर्स आएगी kx। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैम उसमें माइनस के एक्स लेंगे या फिर के एक्स? हाँ, माइनस के एक्स ऑब्वियसली। ओके ठीक है, तो इट विल हेल्प यू। आप ना फिर वहां पे वो मत पुट करो वैल्यू, आप एफएसपी लिख दो। ठीक है, और जहां पे बिना करे आ जा रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्कशन कर लेते हैं 5th का, मुझे इससे पता चल जाएगा कि आपको नॉर्मल फोर्स के बारे में कितना पता है। हम वो बॉडी के परपेंडिकुलर होती है। ओके, आप लोग ना पक्का वो पीवाईक्यू सेशन जरूर देख लेना। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगी।
This is M2 and this is M1. मुझे M1 M2 पर आप जरा नॉर्मल फोर्सेस बताओ क्या होंगी कैसे होंगी. मैम बस अभी M1 एक मिनट रुको 928 हो रहा है. 929 तक बताओ. अपनी कॉपी पे ना सारी फोर्सेस मेंशन करके मुझे ना स्क्रीन दिखा देना. मतलब अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देना. ठीक है. ओके मैम. हम हो गया. 29 तक रुकते हैं. ठीक है. और बाकी सारे बच्चे भी बताओ. 2 बच्चों के हैंड रेज हुए. एटलीस्ट 5 बच्चे और चाहिए. बताओ. तनिष्का कैमरा दिखाओ. मतलब वो दिखाओ. यस मैम. मैम ये रहा M1 का. मतलब टाइम. ये M2 का है. सॉरी ये है M1 का. एक मिनट रुको. तुम दो तरफ से आ गए. मैं दूसरे तनिष्का को पेन किया. हाँ, अब दिखाओ. यस ये मैम ये M1 का है. यस इसमें मैम. डिफाइन करना कौन कौन सा क्या क्या है. मैम इसके अंदर जो नीचे वाली जो जमीन फोर्स लगा रही है ऊपर की साइड वो N1 है और जो M2 वाला ब्लॉक फोर्स लगा रहा है वो N2 है. ओके. और मैम और ये इधर. टू का इसके अंदर जो नीचे वाला सरफेस फोर्स लगा रहा है वो N4 है और जो M1 वाला ब्लॉक फोर्स लगा रहा है वो N5 है और ये जो साइड वाला सरफेस फोर्स लगा रहा है वो N क्या लिख रखा है 3 है. ओके. ठीक है. अब कोई अब दिखाओ मेरे को. कोमल आप दिखाओ. कोमल कोमल कोमल. दिखा रहे हो क्या. यस मैम. ओके. M1G. ठीक है. और एक नॉर्मल रिएक्शन आपने ऊपर लगा दिया. और इधर आपने थोड़ा कैमरे की उसका है ना फोन की शेडो आ रही है थोड़ी सी. या ओके. ओके कूल. ठीक है. अंजुम आप दिखाओगे. ओके पूजा. और आप जब दिखाओ ना तो माइक भी ऑन कर लेना ताकि वो मतलब वो दिखे सबको ना. ओके अंजुम आप दिखा रहे. पूजा आप दिखाओ बेटा. माइक ऑन कर लेना. शो मी. मैम एक्सप्लेन भी करना था. नहीं नहीं दैट्स फाइन. पूजा आप दिखा रहे हो. यस मैम. हाँ कोई नहीं. वेरी गुड. आप एक बार एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा इसमें क्या क्या फोर्सेस है. मैम एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है. जब ओके. अगर हम इस यहाँ पर खड़े होंगे तो यहाँ से टेंशन फोर्स देखेंगे तो दोनों पूजा. टेंशन फोर्स. हाँ दैट्स कूल. बट ये ना टेंशन नहीं है. नॉर्मल फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट की वजह से आती हैं. सॉरी मैम. नहीं नहीं कोई नहीं. कोई इशू नहीं. कोई नहीं. दैट्स कूल. आप एक बार फटाफट से बना के ना मुझे फोटो भेज देना. ठीक है. जी मैम. ओके पूजा. चलिए दैट्स वेरी गुड. आप लोगों ने काफी अच्छा ट्राई किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. And I would really want to note your name over here. This is the list that I always keep.
कि तनिष्का ने बताया, और फिर कोमल ने बताया, मैम सृष्टि भी रह गई। अभी 1 मिनट रुको, स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जा रहा था, पेन नहीं मना कर दिया। 1 सेकेंड, सृष्टि आई एम कमिंग फॉर यू, जस्ट वेट अ मिनट। मैम इसका मतलब इस लिस्ट में जितने Okay, बच्चों ma'am. का नाम रहेगा वो सब मेरी टीम में है, राइट? बेटा इट्स नॉट अबाउट, ग्रो अप तनिष्का, इट्स नॉट अबाउट, कोई लड़ाई थोड़ी करेंगे हम लोग, हम सब लोग एक तरफ हैं। क्या कर दिया? मैं मतलब पता नहीं। आंसर देने के लिए मेरी टीम में है, हम सब साथ में आंसर करेंगे। मैम आप गलत वे में ले गए। नहीं बेटा नहीं, कोमल, पूजा एंड नाउ सृष्टि। बताइए सृष्टि। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, मैम देखो ये हमारा M1 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या अब बताओ। मैम ये M1 है हमारा, इसके नीचे एक MG फोर्स लग रहा है, और ये जो नीचे वाली जो रखी हुई है कहाँ block कहाँ है, कहाँ कहाँ दिख रहा है? दिख नहीं मैम रहा नीचे है। सर, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा मैम दिख रहा कैमरा है। नीचे करो, थोड़ा। दिख या रहा हाँ नाउ इट्स अब दिख, विजिबल। मैम ये M1 है, ये जो नहीं ये जमीन M2 है। दिख रहा है, साइड करो थोड़ा। अच्छा वो साइड व्यू अरे खुद नहीं से भी नहीं, देखती है ना। अरे कहाँ? हाँ अब हाँ दिख रहा अब है, ठीक एक है, अब मिनट, ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, अरे हटना, रुक जा, एक मिनट मैम। या अरे थोड़ा ऊपर, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ ओके ये आई एंगल गॉट। दिख रहा है, हाँ ये नीचे MG फोर्स लगा रहा है, ये जो जमीन है ये इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है N1, और ये जो M2 है ये एक फोर्स लगा रहा है इस साइड में N2, ठीक है। फिर ये M2 है, ये नीचे MG फोर्स लगा रहा है, ये जमीन जो है ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है M4, और ये जो M1 है ये MC लगा रहा है, और ये इधर वाली बॉल है, इधर वाली जो दीवार है वो N2 फोर्स लगा रही है। ओके दैट्स कूल सृष्टि, चलिए। दिस इज कॉल्ड रिलीज स्ट्रगल। या आई गॉट इट। ठीक है, और तो कोई रहा नहीं, सबका हो गया। यस, अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बहुत सही बताया आप लोगों ने, एक बार जरा फोटो देखिएगा, मैं भी बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो M1 है इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया M1G, ये अब मैं बता रही हूँ आपको सारे इन सारी फोर्सेस। इस सरफेस ने इस पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट में इस M2 के साथ भी है, तो इसलिए यहाँ पर एक फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये 3 फोर्सेस आई आपके पास M1 में। नाउ लेट्स कम टू दिस M2, so you will get this M2G. This surface will provide uh, a normal reaction, let's say N prime. This N12 has an equal and opposite reaction on this M2, and it would be N21, normal reaction on 2 due to 1. Now this wall will also give a normal reaction, and it would be N of wall. So ये जो blue forces हैं ये आपकी हो गई रेड वाले पर। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस देखने मिलती हैं, ठीक है। जहां भी कांटेक्ट है वहां आपको परपेंडिकुलरली फोर्स देखने मिलेगी, ठीक है। कूल। यस मैम। यस मैम। Now let's talk about the friction. इससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ, इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि इज इट करेक्ट और नॉट। द स्टेटमेंट इज लाइक दिस कि जो इंटरनल फोर्सेस है होती हैं, डू दे परफॉर्म वर्क एंड कैन दे प्रोवाइड द एक्सेलरेशन? इंटरनल फोर्सेस वर्क परफॉर्म कर सकती हैं और एक्सेलरेशन दे सकती हैं, इज इट ट्रू और नॉट? और ये क्वेश्चन ओपन डिस्कशन के लिए, तो आप लोग अपने माइक ऑन करके डिस्कस कर सकते हो, एक जीडी टाइप ऑफ थिंग है। आप लोग माइक ऑन करो, बात करो। एक बार दोबारा बताना। ओके सो चलो मैं यहाँ से फ्रिक्शन का ये हटा देती हूँ, फ्रिक्शन नेक्स्ट स्लाइड में अपन डील कर लेंगे। क्वेश्चन इज दिस,
ओके मैम, तो एक मेरे को मिनट इसमें रुको। लगता है कि एंड डू दे परफॉर्म वर्क? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्टार्ट करो आप लोग। हाँ, तो मैम मेरे को इसमें लगता है जो किसी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे जो हमारी नेट एक्सलरेशन या नेट वेलोसिटी या नेट स्पीड जो होती है वो जीरो हो जाती है। क्योंकि अगर हमें किसी बॉडी को मूव करना होगा तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इंटरनल फोर्सेस जो है वो एक्सलरेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए उनको। तो इसीलिए जब वो मतलब एक्सलरेशन तो शायद तो वो डन नहीं करती। ओके, ग्रुप डिस्कशन कंटिन्यू रहना चाहिए। बताओ दूसरा बच्चा। मैम सेम मैम रिश्ता ने बोला वही है, मुझे भी नहीं लगता कि लाइक ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो आप लोग बोल रहे हो कि ना तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी ना वो वर्क परफॉर्म करेगी, राइट? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम, हम तो तनिष्का के भैया साइड है। आप नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों का स्टेटमेंट सही है कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट प्रोवाइड यू दी एक्सेलरेशन। बट दे परफॉर्म वर्क। भाई आप पूरे एक अगर मैं हॉर्स और कार्ट पुल वाला सिस्टम अगर चेक करूं तो पूरा एक सिस्टम हो जाता है ना। उन दो सिस्टम में हॉर्स कार्ट सब हो रहे होते हैं, सब पे फोर्स लग रही होती है, सबका वर्क डन हम निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। तो इंटरनल फोर्सेस वर्क परफॉर्म कर सकती हैं बट दे कैन नॉट गिव यू द एक्सेलरेशन। इसके लिए अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगती है। दैट्स व्हाई द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट योर सेकंड लॉ, जिस पे मैं भी आऊंगी, लास्ट डिस्कशन अपन उसका ही करेंगे, एंड दैट इज एफ नेट of external forces is equals to dp by dt। यहाँ पे external forces mention होती हैं। Is that okay? यस मैम। Okay, यस मैम। ठीक है। Let's come to friction। फ्रिक्शन आपका होता है a force that always oppose the relative motion। ठीक है, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इस तरह से प्लेस्ड है, और यहाँ पे है एक सरफेस। लेट्स से आपने इस बी पर फोर्स लगाई। अब ये तो बी इस फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस, इस इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ए को लगेगा कि ये आगे जा रहा है, तो वो बी पर फोर्स लगाएगा ऐसे पीछे। इसे आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी ने देखा कि ए पीछे रह जा रहा है, तो ये ए को आगे खींचेगा, कहेगा साथ चलो, तो ये लगाएगा फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। अपोजिट है, इक्वल है, बट अपोजिट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर है। हमेशा फ्रिक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा इसके थ्रू नेगेटिव वर्क डन होगा, राइट? ऐसी चीज होगी। नेगेटिव वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि हमेशा मोशन को अपोजिट करेगा, अपोज करेगा, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रिक्शन के टाइप्स की, तो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं लिमिटिंग, काइनेटिक, स्टैटिक। स्टैटिक, काइनेटिक। इसको आजकल मानते नहीं है, बट ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब मानते नहीं है इन द सेंस की काइनेटिक में इसको कर लेते हैं, बट ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बेटा, मैम लिमिटिंग भी होता है। उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक का मैक्सिमम वाला। ठीक है, ओके इसलिए मैम। हाँ, इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि जो ये फ्रिक्शन होता है ना, देखो ये इस तरीके से ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गया, ये हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू। इसके बाद से इसका ग्राफ जो है डाउन हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन के। ठीक है, ये ऐसे आप देखते हो।
अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और स्टोरी में अपन तीनों जो है कवर कर लेंगे। अब आपके सामने एक अलमीरा रखी है, आपकी मम्मी ने कहा कि इसको मूव कर दो, डिस्प्लेस कर दो, तो अब आपने उस पर फोर्स लगाया। अब वो जो अलमीरा है वो 10 न्यूटन की फोर्स के बाद मूव कर सकती है। आपने उस पर 6 न्यूटन लगाया, वो पलट के आप पे 6 न्यूटन लगा देगी। आपने 7 न्यूटन लगाया, पलट के 7, आपने 8, पलट के 8। मूव ही नहीं करा, नेट फोर्स 0 है। आप जितनी लगा रहे हो वो उतनी पलट के वापस लगा रही है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि ये नेचर में सेल्फ एडजस्टिंग है। द अदर थिंग कि लगाते 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 10 हो गया, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन में उसे मतलब वो मूव करने के उसमें आ गई है। बट द थिंग इज कि अभी भी नेट फोर्स 0 है, तो मोशन तो अभी भी नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपने 10.0000001 न्यूटन भी फोर्स लगाया ना, नाउ इट विल मूव अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट डिफरेंस। ठीक है, इज दैट ओके? और जैसे ही कोई बॉडी मोशन में आ गई, अब उसे मोशन में रखे रहना काफी इजी है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी चीज की स्टेट चेंज करना एक ट्रिकी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लंबे समय से पढ़ाई नहीं करी है, आपको बस एक दिन अपने आपको ऐसे कॉन्फिडेंस में लाना है, ऐसे तैयार करना है, मोटिवेट करना है, एक दिन पढ़ने बैठना है। वो दिन आना मुश्किल है, पर वो दिन आ गया, फिर आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। मना कर रहे हो? नहीं? नो मैम। अच्छा, मना कर रहे हो? अरे यस मैम, सॉरी मैम, क्या करना। देखा, ये होता है फसाना। जैसे कोई बोले कि तो अब कूड़े में नंगे पैर चलना बंद कर दिया, अब तो तुम जवाब हाँ दो ना दो, दोनों में ही बेइज्जती है। समझ रहे हो? ऐसे वाले क्वेश्चन। ओके, किसी चीज को मोशन में लाना मुश्किल होता है, इसको मोशन में रखना इजी होता है, और उसको रोल कराना और ज्यादा इजी होता है। इसीलिए आपके ट्रॉली बैग्स आने लगे हैं, वरना पैर तो उठा उठा के चलते थे ऐसे कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बट देन उन्होंने फील किया कि भाई रोल करा के ले जाओ, क्यों ही इसे घुमाते फिरना। ठीक है, चलिए। बाकी लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका, उसका वैल्यू आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n आता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का उसके पास कोई फॉर्मूला है, तो वो गलत बोल रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, अगर F एक्सटर्नल कम रह गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब आपके जो मतलब फ्रिक्शन आपके पास है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, और वो अपने आप को हर बार एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। लेकिन ये तो हो गई बाय बुक वाली चीज। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार आपको नहीं दिया रहता कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन दैट केस यू विल कंसीडर म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के, और जो एक वैल्यू दे रखी है उसी को आप दोनों फॉर्मूला में डील करा लो। ठीक है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है उस जगह पर, बट ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए, इतनी सी बात है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और क्या बात करें आपसे? फ्रिक्शन तो आई गेस मैम एक बार क्लास के बाद ना मेरा डाउट ले लेना। क्या बेटा? मैम मेरा डाउट ले लेना आप क्लास के बाद। अच्छा, ठीक है। फिर इन सब बातों के बाद एक बार वापस टॉपिक पर आते हैं। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो पहले बताओ कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम से अलग होता है। मास इनटू वेलोसिटी। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इट इज दिस थिंग, राइट? यस मैम। राइट। P is equals to m times of v vector. अभी जो मोमेंटम होता है, देखो अगेन आप नॉट टेक इट इन एनी अदर वे। जैसे कि आप कभी गिर रहे होते हो किसी हाइट से, तो कभी भी आपको वो हाइट तकलीफ नहीं देती।
आपको इम्पल्स हर्ट करता है, समझ रहे हो? एक हाइट से फॉल होना इज नॉट द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट फॉर अस। जो इशू है वो है इम्पल्स में, कि आप एक वेलोसिटी गेन कर चुके होते हो एक एक्सेलरेशन के थ्रू, जब एक आप हाइट को फॉलो करते हो, फिर आप जब गिर रहे होते हो तो कांटेक्ट वाली फोर्स पे, कांटेक्ट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका वेलोसिटी एक हाई वैल्यू से जीरो पे कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन है, दिस विल हर्ट यू, चेंज ऑफ मोमेंटम विल हर्ट यू। ओके, यस मैम। ठीक है। तो आपके पास आप जब अभी वो देखोगे ना, क्या देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे पीवाईक्यू सेशन के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इम्पल्स पर आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर आए हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है अर्थात एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो dp बाई dt जीरो होता है। dp बाई dt जीरो होने का मतलब है कि p जो है, ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब इसी को बोलते हैं कंजर्व्ड है, और इसका कंजर्व्ड होना जरूरी है क्योंकि इसी पे सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, अभी लास्ट केस में, हम लास्ट क्वेश्चन में हमने मतलब लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था, वही एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास एक मास है जो 2:2:1 में एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको ये दे रखा है कि ये जो दो सेम मासेस हैं, है ना, ये परपेंडिकुलरली मूव किए हैं, तो आपको लाइटर वाले का वेलोसिटी बताना है क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये जो मास था, ये बोल रखा है कि ये मास रेस्ट में है, इनिशियली इट इज इन रेस्ट, ठीक है। इतने फ्रेगमेंट्स में ये जो है ब्रेक हुआ, एक्सप्लोड हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलरली मूव किए हैं, लेट्स से v वेलोसिटी से मूव किए हैं। अब आप बता दो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस लाइटर फ्रेगमेंट। ये आपका एक पीवाईक्यू है। जो बच्चे उस क्लास में थे वो जरा शांत रहेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। मैम एक बार फिर से बता दो कि बताना क्या है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक मास m है, वो सपोज रखा रखा ब्लास्ट हो गया 3 पार्ट में। वो जो मासेस के रेशियो है m1 रेशियो m2 रेशियो m3, वो आपको 2:2:1 दिया हुआ है। आपको बोला है कि जो सेम मास के दो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव किए हैं, ठीक है। तो बताओ कि जो लाइटर वाला फ्रेगमेंट है, लाइटर वाला जो पार्ट है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। इज दैट ओके सृष्टि? यस मैम। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो मैम। हाँ जी कोमल। मैम 10√2। ओके,
वी विल चेक इट आउट, एक बार देखते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आपके पास अगर रेशियोज आते हैं तो ट्राई टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द फ्रैक्शंस। मैम ओनली 2 रूट 2। ओके, कोशिश करो कि आप फ्रैक्शन से बच पाओ, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, 2 + 2 4, 4 + 5। तो मैं मान लेती हूँ कि जो इनिशियल मास था वो 5m था और वो है रेस्ट में। जो फाइनल मास है उसमें देखो अभी जो फ्रेगमेंट्स हो गए 2m 2m और m में कन्वर्ट हुए, तो जो 2m वाला मास है उसका वेलोसिटी v है और बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो इसे मैं i कैप में मान लूं तो दूसरा वाला मुझे j कैप में मानना पड़ेगा इवेंचुअली, राइट? यस। ठीक है, तीसरे वाले के बारे में अपने को कोई जानकारी ही नहीं है तो हमने इसको v वेक्टर मान लिया। अब इन्होंने बोल रखा है दिस इज 0, तो आप उसको जब 0 कंसिडर करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि हर तरफ से mm आपका कट जाएगा और आपके पास बचेगा -2i कैप -2j कैप, कॉमन ले लो आप v को, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू v वेक्टर। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है, आप क्या कर दोगे, इसको अंडर रूट में ले जाओ, राइट? v तो बाहर रह गई, 2 का स्क्वायर माइनस के और प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 2√2v आ जाएगा। यस मैम। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये जो लाइन हमने लिखी ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बेसिस पर ही लिखी, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्या बेटा, एक बार फिर से बोलो, बोलो। मम्मी 5m कैसे है? देखो रेशियो था 2:2:1, तो ऐसे में आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस द फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये ना रेशियोज को डील करने की ट्रिक होती है, जो आपके पास रेशियोज है उनको ऐड कर लो। भाई एक मास उस रेशियो में कन्वर्ट हुआ है ना, तो मैंने m की जगह 5m मान लिया। अब जो मासेस फ्रेगमेंट्स टूटे वो 2m 2m और m में टूट गए, अभी तो टोटल मास है 5m है। रेशियोज का यही तो प्रिविलेज होता है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इक्वली, राइट, टू ईज योर कैलकुलेशन। अदरवाइज आप इसे m मानते, है ना, फिर आप इसके मतलब 2m/5 2m/5 और m/5 फैक्टर करते। तो if there is a trick that I can remove the fractions, then I should do that. Is that okay, Preeti? यस मैम। Okay. तो खैर इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट अपने 2 डिस्कशन की। एक मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ एटवुड्स मशीन, ओके, क्योंकि पुली में काफी हेल्प करेगी आपकी पुली को समझने के लिए, ठीक है। और दूसरा मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ न्यूटन के लॉस लास्ट में, क्योंकि वो काफी बेसिक हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन बेसिक भी हैं, तो उनमें बस आपको बताने रहेगा। एक बेसिक सा एटवुड्स मशीन कुछ ऐसा दिखता है, राइट, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2, ठीक। अब मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो यानी कि इस तरफ होगा आपका नेट एक्सेलरेशन और इस तरफ होगा आपका एक्सेलरेशन। इस केस में सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये कि आप इनमें फोर्सेस जो है वो ड्रॉ कर दो, m1g और t टेंशन, सिमिलरली m2g और t टेंशन, राइट। आप इनमें लगाओ F net इज इक्वल्स टू ma का कॉन्सेप्ट। इस हिसाब से अगर आप m2 को लिखोगे तो आपको दिख रहा है कि m2g की तरफ नेट फोर्स है, यानी कि m2g ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड वाली फोर्स है, इस तरीके से आ जाएगा। यहां से आपके पास टेंशन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा m2g + a, राइट। फिर आप ऊपर जाओ, ऊपर देखो कि t पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब t की तरफ मोशन है बॉडी का, तो मतलब t ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला है, m1a हो जाएगा। यहां से आपके पास t आ गया m1g + a, राइट, m2g - t m2a t - m1g m1a, राइट। तो बेसिकली आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कभी भी एटवुड्स मशीन जैसे क्वेश्चंस आए, पुली के क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए ड्रॉ द एफबीडी, ठीक है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आप किसी भी मास को एक पार्टिकल कंसिडर करते हो, उस पार्टिकल पर आप सारी फोर्सेस लगाते हो। ध्यान रखना मैंने बोला ऑल द फोर्सेस दैट आर
applied on that point, on that body. कभी भी वो बॉडी क्या फोर्स लगा रही है हम उसको शो नहीं करते. आपने ध्यान से देखा होगा मैंने M1G लगाया जो कि अर्थ इस बॉडी पर लगा रही है, रोप इस पे T टेंशन लगा रही है, तो ये हो गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, जब आप ये सारी फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हो उसके बाद यू शुड राइट द एक्सप्रेशन फॉर Fnet एंड यू शुड इक्वेट इट टू MA एज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes. And later on you will just solve the equations for your variables जो भी आपको चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन चाहिए, जो भी चाहिए वो आप निकाल सकते हो इससे for desirable variables. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, This is the basic format to solve any question. तो आई होप हम लोग इसी चीज पे लैक कर रहे थे कि हमको थ्योरी समझ नहीं आ रही थी, अब आपको आ गई है. तो आपका यही एक टास्क है कि प्लीज सॉल्व द PYQs. लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास पहला आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो. इनर्शिया बेसिकली बताओ मैम, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो Yes. अप्लाइड नहीं कर देते, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोक नहीं देते. यस. तो बेसिकली हर एक बॉडी जिस तरीके से मास को इनहेरिटेड करके रखते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई बॉडी है तो मास है उसमें, उसी तरीके से इनर्शिया भी इसी फॉर्म में आता है. इट इज नॉट इक्वल्स टू द मास बट इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लाइक अ मास. ठीक है, विच ऑलवेज रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट. Either it is the state of rest or it is the state of motion. It always opposes the change. आपको फिर आपने डायरेक्शन ऑफ मतलब inertia of state देखा होगा, inertia of ऐसे देखा होगा, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, right? इस तरीके से आपने सुना होगा, एक रेस्ट का, एक मोशन का और एक डायरेक्शन का. इसीलिए क्या होता है कि कई बार जैसे गाड़ी अगर आप किसी बस में हो, वो किसी टर्न पर मुड़ती है तो आप एक तरीके से फॉल बैक उसके अगेंस्ट होते हो. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अटेन कर चुकी थी उस डायरेक्शन को, आपने डायरेक्शन चेंज करी, बॉडी ने उसको अपोज किया. समझ रहे हो? ऐसे ही होता है ना कि कभी गाड़ी मूव करती तो आप ऐसे हो जाते हो, राइट? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की. दिस इज द हार्ट ऑफ दिस इंटायर चैप्टर. वो होता है चेंज फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हाँ वही. और इक्वल्स टू नहीं होता, ये होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो इसका स्टेटमेंट होता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आपको कांस्टेंट 1 मिलता है और फिर आप dp/dt को जो है सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट आता है दैट इज योर एक्शन रिएक्शन वाला. याद है? यस मैम. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और न्यूटन्स ये सेम इन और law of नेचर होता है motion. और दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है. ओके. देखो इसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, हमेशा ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा होता है, हमेशा इक्वल होता है, अपोजिट होता है. आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन. उनमें से अगर एक को एक्शन माने तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, और वो कोई कुछ भी मान सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट ओके? यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो एक बार वापस से सिलेबस वाली स्लाइड खोल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ कवर कर लिया कि नहीं. देखो फर्स्ट फोर्स एंड इनर्शिया कंप्लीट मतलब थ्योरेटिकली कर लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कर लिया, मोमेंटम कर लिया, सेकंड लॉ कर लिया, इंपल्स कर लिया, थर्ड लॉ कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर लिया, और हमने एप्लीकेशंस इसकी बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह इसमें आएगा. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपको क्वेश्चंस ही करने हैं. जैसे कि मैंने आपको एक साइक्लिक फोर्स वाला क्वेश्चन भी कराया था, PYQ क्वेश्चन उठाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा भी. ठीक है, इसके बाद स्टैटिक काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन हो गया है. इज दैट ओके? यस मैम. यस मैम. सर्कुलर मोशन इज समथिंग दैट आई कैन लीव ऑन यू, है ना, क्योंकि वो Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. हमने करा था साथ में. ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क.
होमवर्क तो फिलहाल कुछ नहीं है। एक बस मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि कल संडे है, अगर आपने नहीं करा हो तो आपके पास टाइम है, प्लीज KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर्स देख लीजिएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। हाँ, थोड़ा बहुत लिंक का कोई एक चीज पे हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है, उसको हम कवर कर लेंगे। उतने पॉइंट तक आप समझ लीजिएगा। थियोरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा इसमें है भी नहीं, 3 लेक्चर है। क्या बेटा? क्लास ओवर? हाँ, क्लास तो ओवर हो गई है, पीछे से भी किसी ने कंफर्म कर दिया है। मैं आपको जो कल कराऊंगी वो कराऊंगी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब जब भी हम मंडे में मिलेंगे ना, तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्लास इज ओवर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते। सोना मैम डाउट? हाँ ठीक है, आप मेरे को एक बार फिर से भेज दो सृष्टि डाउट, और मैम वो बाकी मैंने कंप्लीट द आपको रिचुअल। भेज रखा है। बाय मैम। बाय मैम। उसको एक बार रिटैग कर दो, आप नीचे चले गए होगे। ओके बाय मैम, गुड नाइट मैम मैम। पर्सनल नंबर पे भेजा है मैंने आपको। हाँ, एक बार फिर से भेज दो आप, मतलब चैट नीचे चली गई होगी ना। यस ओके मैम, एक मिनट।